अंबेडकर के समानता, शिक्षा और न्याय के मार्ग का अनुसरण करें, एक महान भारत का निर्माण करें। जय भीम साथियों, मैं नीरजा भारती आपके लिए इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर द्वारा लिखित पूना समझौता पर चर्चा लेकर आई हूँ। एक ऐतिहासिक विश्लेषण के अंशों का यह पाठ भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से अछूतों, दलितों के अधिकारों के संबंध में। यह पूना समझौते की उत्पत्ति और प्रभावों की जांच करता है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह दलितों को सशक्त बनाने के बजाय उन्हें मुख्यधारा के हिंदू समाज के अधीन रखने का एक उपकरण था। लेखक ब्रिटिश शासन को मानवीय मूल्यों के प्रति अधिक न्यायसंगत और सम्मानजनक के रूप में चित्रित करता है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने ही दलितों के लिए समानता और अधिकारों की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाए। पाठ भारतीय शासकों की इतिहास भर में विश्वासघात और विभाजनकारी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है, जो देश की गुलामी और दलितों के सतत उत्पीड़न में योगदान करती है। अंततः यह तर्क देता है कि पूना समझौता ने आरक्षण की शुरुआत के बावजूद दलितों को वास्तविक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था और उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर बनाए रखा। चलो सुनते हैं चर्चा। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम और अक्सर विवादित मोड़ पर बात करने वाले हैं, पूना समझौता। जी हाँ, और हमारे पास है इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर का एक विश्लेषण जो इस पूरी घटना को एक खास नजरिए से देखता है। बिल्कुल, तो चलिए इस विश्लेषण के जरिए पूना समझौते के पीछे की कहानी और उसके असर को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश भारत से। डॉक्टर अंबेडकर उस समय, जिन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, मतलब दलित वर्ग, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। हाँ, ये हजारों साल से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी। सही कहा। और इसी माहौल में आता है 1932 का ब्रिटिश सरकार का कम्युनल अवार्ड। जी, सांप्रदायिक पंचाट। और चुंबर के विश्लेषण के हिसाब से ये अवार्ड दलित वर्गों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। जीत कैसे? उसमें ऐसा क्या खास था? देखिए, उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार मिले थे। पहला, सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी अलग मतदाता सूची। मतलब सिर्फ दलित ही दलित प्रतिनिधि चुनेंगे? हाँ, ताकि बाहर का कोई दबाव न हो। और दूसरा, जो ज्यादा दिलचस्प है, 2 वोट का अधिकार। 2 वोट? एक मिनट, 2 वोट कैसे? 1 वोट अपने प्रतिनिधि के लिए अलग सूची में और दूसरा वोट आम चुनाव में, मतलब डबल वोटिंग पावर। अच्छा, तो स्रोत इसे दलितों के लिए एक तरह की आजादी का पहला कदम मानता है। बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि उनके लिए असल राजनीतिक आवाज पाने का एक रास्ता था। लेकिन फिर यहीं पर महात्मा गांधी तस्वीर में आते हैं। उन्होंने तो इसका जबरदस्त विरोध किया। जी हाँ, उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उनका सार्वजनिक तर्क था कि इससे हिंदू समाज बट जाएगा। और ये कॉमनली सुना हुआ तर्क है। हाँ, लेकिन ये विश्लेषण इस तर्क पर सवाल उठाता है। स्रोत कहता है कि विरोध का जो असल कारण था, वो शायद हिंदू समाज में उच्च जातियों का दबदबा बनाए रखना था। मतलब डर किस बात का था? डर ये कि अलग मतदाता सूची से दलित वर्ग एक संगठित और स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बन जाता, जो शायद मौजूदा व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को चुनौती देता। अच्छा, और इसी वजह से गांधी जी ने वो आमरण अनशन शुरू किया पूना की यरवदा जेल में। विश्लेषण तो यही कहता है कि ये अनशन इसी राजनीतिक डर का नतीजा था। और स्रोत में ये भी लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर पर सिर्फ अनशन का ही नहीं, बल्कि और भी तरह का दबाव था। जी, विश्लेषण में जिक्र है कि उन पर भारी दबाव डाला गया। दलित बस्तियों में आगजनी और हिंसा की धमकियों की भी बात कही गई है, ताकि वो झुक जाएं। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये आरोप काफी संगीन है। और इसी माहौल में आखिरकार सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ। ये समझौता किसके बीच हुआ? ये डॉक्टर अंबेडकर, जो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और पंडित मदन मोहन मालवीय व अन्य नेता जो उच्च जाति हिंदुओं की तरफ से थे, उनके बीच हुआ। और इसने कम्युनल अवार्ड को बदल दिया पूरी तरह से। अलग मतदाता सूची खत्म कर दी गई। खत्म? तो फिर क्या मिला? उसकी जगह आई जॉइंट इलेक्टोरेट, यानी संयुक्त मतदाता सूची के तहत आरक्षित सीटें, रिजर्व्ड सीट्स। सीटें तो बढ़ी थी, शायद 71 से 148 हो गई थी प्रांतीय सभाओं में। हाँ, सीटें बढ़ाई गई, ये सही है। हाँ। लेकिन असल पेंच ये था कि अब इन आरक्षित सीटों पर जीतने के लिए दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोट काफी नहीं थे, उन्हें सामान्य मतदाताओं का वोट भी चाहिए था, जिसमें ज्यादातर उच्च जातियों के लोग थे। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा बदलाव था।
अब उम्मीदवार को जीतने के लिए बहुसंख्यक सवर्ण वोटरों को भी साधना जरूरी हो गया। तो सुनने में तो ये जॉइंट इलेक्टोरेट ज्यादा समावेशी लगता है, लेकिन स्रोत के हिसाब से इसका असर क्या हुआ दलित प्रतिनिधित्व पर? विश्लेषण का निष्कर्ष बहुत कड़ा है। वो कहता है कि पूना समझौते ने कम्युनल अवार्ड से मिली राजनीतिक आजादी की संभावना को एक तरह से खत्म कर दिया। खत्म कर दिया? कैसे? क्योंकि इसमें ऐसी व्यवस्था बना दी कि आरक्षित सीटों से अक्सर वही दलित नेता चुने जा सकते थे जो बहुसंख्यक गैर दलित वोटरों को, खासकर प्रभावशाली जातियों को मंजूर हो। ओह अच्छा, मतलब वो अपने समुदाय की बात खुलकर नहीं रख पाते होंगे। हाँ, स्रोत में ऐसे चुने हुए नेताओं की तुलना बिना दांतों वाले सांप से की गई है। बिना दांतों वाले सांप? हाँ, मतलब दिखने में तो हैं पर शक्तिहीन। जी बिल्कुल, प्रतिनिधि दिखे पर उनमें अपने समुदाय के लिए कड़ाई से लड़ने की ताकत सीमित हो। इसीलिए विश्लेषण इसे दलित समुदाय के साथ एक गद्दारी मानता है। गद्दारी, ये तो बहुत ही मजबूत शब्द है। स्रोत इसकी तुलना इतिहास की और घटनाओं से भी करता है। हाँ, विश्लेषण इसकी तुलना भारत के इतिहास की कुछ और कथित गद्दारियों से करता है, जैसे जयचंद या शिवाजी के समय के कुछ सरदार, जिसका जिक्र खुद अंबेडकर ने भी बाद में किया था। ये तुलनाएं दिखाती हैं कि स्रोत इस समझौते को कितना नकारात्मक रूप में देखता है। अच्छा, इस विश्लेषण में ब्रिटिश राज को कैसे देखा गया है? ये भी दिलचस्प है। देखिए, स्रोत ब्रिटिश लूटपाट को तो मानता है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि अंग्रेजों ने शायद अपने फायदे के लिए ही सही कुछ ऐसे कानून बनाए या कदम उठाए जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा बराबरी वाले थे। जैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट में दलित अधिकारों की बात, या फिर ये कम्युनल अवार्ड खुद। स्रोत का मानना है कि इस तरह की पहल पहले के शासकों या आजादी के तुरंत बाद के भारतीय नेतृत्व ने उस हद तक नहीं की थी। तो एक तरह से अनजाने में ही सही अंग्रेजों ने कुछ दरवाजे खोले थे जिन्हें पूना पैक्ट ने बंद कर दिया। ऐसा विश्लेषण का तर्क कुछ ऐसा ही है, और वो कहता है कि इसका असर आज भी दिखता है। आज भी? कैसे? आरक्षित सीटें तो हैं, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि अक्सर संयुक्त मतदाता प्रणाली के कारण थोड़े बंधे हुए महसूस करते हैं। उन्हें सबका वोट चाहिए होता है, तो वो शायद अपने समुदाय की मांगों को उतनी जोरदारी से नहीं उठा पाते। तो ये सिर्फ दलितों का नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान है। स्रोत तो यही मानता है कि जब एक बड़े तबके की आवाज पूरी तरह बुलंद नहीं हो पाती, तो ये पूरे राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को संक्षेप में कहें, स्रोत के अनुसार कम्युनल अवार्ड एक मौका था, एक उम्मीद थी राजनीतिक सशक्तिकरण की। जी, और पूना समझौता जो भारी दबाव में हुआ, उसने उस उम्मीद को सीमित कर दिया, दलितों की राजनीतिक स्वायत्ता को कम कर दिया। विश्लेषण का मुख्य बिंदु यही है कि पूना समझौता सिर्फ एक राजनीतिक लेन देन नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ था जिसने दलितों और आदिवासियों के असल सामाजिक राजनीतिक उत्थान में बाधा डाली। बिल्कुल, और इसके नतीजे स्रोत के मुताबिक आज तक हमारे समाज और राजनीति में महसूस किए जा सकते हैं। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि एकता या समावेश के नाम पर जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, वो अनजाने में ही कुछ समूहों की स्वतंत्र आवाज को दबा देती हैं? और ये भी कि वास्तविक प्रतिनिधित्व, रियल रिप्रेजेंटेशन, आखिर होता क्या है और उसे हासिल करने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? अंबेडकर के समानता, शिक्षा साथियों, और आपने न्याय के चर्चा मार्ग सुनी, का कैसा अनुसरण लगा करें, आप जरूर एक बताएं। महान भारत का निर्माण करें। अगर आप भी अपनी किसी भी भाषा में लिखी लिखतों पर चर्चा करवानी चाहें तो आप करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी मेहनत का कुछ मेहनताना देना होगा। हाँ, ठीक सुना है, आपसे हम फिर से बता रहे हैं। अगर आप भी अपनी किसी भी भाषा में लिखी लिखतों पर चर्चा करवानी चाहें तो आप करवा सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारी मेहनत का कुछ मेहनताना देना होगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9463601616। आप कॉल कर सकते हैं। आप देखते रहें आपका YouTube चैनल क्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।